हैं स्टार्ट। जहां हमने कल छोड़ दिया था वहां से आज स्टार्ट करेंगे। कल हम देख रहे थे कृत्रिम कायिक जनन, आवृत्तिबीजी पादपों में किस तरीके से कृत्रिम कायिक जनन होता है। उसमें हमने 3 तरीके देखे थे। पहला तरीका जो था वो क्या था, कर्तन, मतलब कटिंग, पौधे का स्तंभ या मूल काटकर उसको जमीन के अंदर रोपित कर दिया जाए तो वो नए पादप का निर्माण कर देता है। इस जनन को हमने कृत्रिम कायिक जनन बोला था। दूसरा तरीका हमने देखा था दाब लगाना, लेयरिंग, और ये भी 2 तरीके से होता है। पहला है टीला दाब विधि, जिसको हम कहते हैं माउंट लेयरिंग। इसके बारे में भी हमने कल के वीडियो में पढ़ लिया था, जो कि चमेली और मोगरा में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी अनेक पादपों के अंदर इस तरीके का जनन हमें देखने को मिलता है। आगे यदि हम देखें तो दूसरी जो विधि है वो है गुट्टी दाब या वायु दाब विधि। गुट्टी या वायु दाब विधि जो है, यह विधि उन पादपों के अंदर अपनाई जाती है जिन पादपों के अंदर शाखाएं जो होती है वो आसानी से मोड़ी नहीं जा सकती है। मतलब अधिक काष्ठीय शाखाओं वाले पादपों के अंदर इस तरीके की कृत्रिम विधि का उपयोग किया जाता है। इस तरीके की विधि के अंदर क्या होता है, जैसे हम सामान्यतः हम मान लेते हैं कि यह कोई एक पादप है और इस पादप का ये तना है और यहां से कोई एक शाखा निकल रही है, इसके ऊपर ऐसे मान लेते हैं पत्तियां वगैरह लगी हुई है। एक शाखा ये है और एक शाखा इसके ऊपरी भाग से और निकल रही है। अब यदि इस तरीके से अनेक शाखाएं जो है वो इस पौधे से निकली हुई है, लेकिन ये शाखा जो है वो थोड़ी ज्यादा काष्ठीय है, इसको मोड़कर, जैसे हम टीला दाब विधि में जमीन के अंदर इसको दबा कर रख देते हैं, वैसे दबाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी विधि के अंदर हम क्या करेंगे, इस निचली शाखा पर एक कट लगाएंगे। यहां पर हमने एक कट लगा दिया, उसकी छाल जो थी उसको उतार दिया या उसमें चीरा लगा दिया। चीरा लगाकर उसके ऊपर रुई लपेट देंगे। पूरा इसको जहां पर आपने कट लगाया है वहां पर उसको रुई से लपेट देंगे। रुई से लपेटकर उसके ऊपर एक धागे से इसको बांध दिया जाएगा ताकि यह कटा हुआ भाग शुष्क ना हो, सूखे नहीं। इसके बाद क्या किया जाएगा, इसकी ऊपरी शाखा जो है यहां पर एक बर्तन लटका दिया जाएगा और उसको पानी से भर दिया जाएगा। पानी से भरे हुए बर्तन के निचले तलवे में छेद कर दिया जाएगा और उस छेद में वो धागा पिरो दिया जाएगा। अब ये धागा जो है इसके ऊपर लपेटा हुआ था ही पहले से। अब इस मटके का पानी जो है धीरे 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 धागे से होता हुआ इस कटे हुए भाग तक आता रहेगा, जिससे इस कटे हुए भाग में नमी मिलती रहेगी। परिणाम स्वरूप 5, 7, 10 दिनों में यहाँ पर जड़ें विकसित हो जाएगी। तत्पश्चात इस भाग को मूल पादप से पृथक करके जमीन में रोपित कर दिया जाएगा, जिससे कृत्रिम तरीके से इस पादप का नया पादप बनाया जा सकता है। अर्थात यह विधि जो है, यह विधि कहलाती है गुट्टी दाब या वायु दाब विधि, जिसको हम कहते हैं गुट्टी या एयर लेयरिंग। इस प्रकार की विधि जो है यह लीची में, अनार में, संतरा में, नींबू में, अमरूद में, बोगनवेलिया में, इसके अतिरिक्त भी अनेक पादपों के अंदर इस तरीके की विधि जो है वो कृत्रिम कायिक जनन में अपनाई जाती है। ये हुई दूसरी विधि जिसको हम कहते हैं दाब लगाना। 2 तरीके की हुई, हमने पढ़ ली। तीसरी जो कृत्रिम कायिक जनन की विधि है उसको हम कहते हैं रोपण, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की परिभाषा में हमने देखा था कि मान लेते हैं कि एक ही जाति की 2 प्रजातियां या 2 अलग अलग किस्में या 2 अलग अलग पौधे, जिनमें से एक ज्यादा कीमती पौधा है, दूसरा स्थानीय पौधा है, तो उस स्थानीय पौधे के ऊपर वह ज्यादा उत्पादन देने वाला पौधा जो है उसकी कलम लगा देना या उसको रोपित कर देना, 2 पौधों को आपस में जोड़ देना एक दूसरे के ऊपर नीचे। यह विधि जो है यह क्या कहलाती है, रोपण या ग्राफ्टिंग कहलाती है। अब देखिएगा, यदि आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो इसमें 2 पौधे होंगे। एक पौधा वो होगा जो जड़ युक्त है, जमीन के अंदर रोपित है,
इस तरीके से। और एक पौधा वो है जिसको आप इसके ऊपर रोपित कर रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो दो पौधे हो गए। अब ऊपर वाला पौधा जो है यह कहलाता है कलम, ऊपर का भाग जो है वो कलम कहलाता है, और जड़ युक्त भाग जो है यह क्या कहलाता है, स्कंद कहलाता है। अब स्कंद जो है ये क्या काम करता है, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का काम करता है, और दूसरा इसका काम होता है जल प्लस खनिज लवणों का अवशोषण करना। जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना किसका काम होता है, स्कंद का काम होता है। दूसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना किसका काम होता है, स्कंद का होता है। कलम क्या है, जिस पौधे के जिस भाग को ऊपर रोपित किया जाता है वह भाग कलम कहलाता है। अब इन दोनों पौधों को इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ा जाता है कि एक दूसरे का एधा अर्थात कैम्बियम जो है वो एक दूसरे से स्पर्श रहे, और यह कैम्बियम जो है कुछ समय पश्चात वृद्धि करके एक दूसरे से जुड़ जाता है और सहमन फूल का निर्माण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह पौधा दूसरे पौधे के ऊपर वृद्धि करना शुरू कर देता है। इस विधि को हम कहते हैं रोपण। अब ये रोपण जो है इसमें कट जो होता है वो अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। इस आधार पर रोपण जो है वो चार तरीके से देखा जाता है। पहला होता है जिभी या जिह्वा रोपण, जिसको कहते हैं टोंग्यो ग्राफ्टिंग। दूसरा जो होता है फच्चर रोपण, जिसको कहते हैं वेज ग्राफ्टिंग। तीसरा होता है मुकुट रोपण, जिसको कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। और चौथा होता है कलम रोपण, जिसको कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। अब हम ये चारों विधियां जो है इनको एक तरफ देखेंगे कि कौन सी विधि में किस तरीके का कट लगाया जाता है और इन चारों विधियों में क्या क्या अंतर है। पहली विधि जो है वो है जिभी या जिह्वारोपण। जिभी या जिह्वारोपण जो है इसके अंदर हम देखते हैं जिभी या जिह्वारोपण। इस विधि के अंदर हम देखेंगे कि इसमें स्कंध और कलम जो है इनका आकार बराबर होता है, या व्यास कहें तो वो समान होता है। ये मान लेते हैं कि ये जमीन के अंदर रोपित पादप है, ये यहां से जमीन के अंदर है और यहां से ये ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, ये मान लेते हैं यूं बढ़ा हुआ है। अब देखिएगा इस पौधे को हम काटेंगे कैसे, ये देखना। ये जो नीचे का पौधा है स्कंद, इसको हम वी शेप काटेंगे, यूं। इस तरीके से हमने इस पौधे को काट दिया। अब ऊपर का जो पौधा है इसको भी ऐसे ही काटेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कलम और स्कंद जो है दोनों का व्यास बराबर होता है, और इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर इसको फिट कर दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो कट लगेगा वो कैसा लगेगा, वी आकार का कट लगाएंगे और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रोपित कर देंगे कि दोनों का कैम्बियम आपस में मिला हुआ रहे। उसके बाद उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, धागे से या रबड़ बैंड से इसको बांध दिया जाएगा। पानी और खनिज लवणों का अवशोषण ये स्कंद कर ही रहा है, ये इसको मिलता रहेगा और धीरे धीरे दोनों पौधे आपस में जुड़ जाएंगे। इस विधि को हम बोलते हैं जिभी या जिह्वा रोपण। दूसरी जो विधि है फच्चर रोपण या वेज ग्राफ्टिंग। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, इसमें भी स्कंद और कलम दोनों का आकार जो है वो लगभग समान होता है, और ये जमीन के अंदर रोपित पादप है, ये स्कंद है। और स्कंद जो है इसके अंदर यह ध्यान रखिएगा कि स्कंद के अंदर जो है कट लगाया जाता है वी आकार का। कैसा, वी आकार का कट लगाया जाता है, जबकि इसके ऊपर का जो कलम है उसके अंदर वेज अर्थात छेनी के आकार का या भाले की नोक के आकार का कट लगाया जाता है। और इस तरीके से इस फच्चर को या
बीज को स्कंद के अंदर रोपित कर दिया जाता है, फिर धागे से बांध दिया जाता है और ये इस तरीके से वृद्धि करता जाता है, नया पादप विकसित हो जाता है। तीसरी होती है मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर स्कंद और कलम का व्यास जो होता है वो अलग अलग होता है। इसमें यूं कहें कि स्कंद का आकार जो है वो कलम की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मोटा होता है। तो मान लेते हैं कि ये इस तरीके का स्कंद है और इसके ऊपर अनेक कलम जो है वो एक साथ में रोपित की जा सकती है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग कहेंगे। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें स्कंद और कलम का आकार अलग अलग है और एक ही स्कंद के ऊपर अनेक कलमें एक साथ में रोपित की जा सकती है, वो विधि कौन सी है? मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। और चौथा होता है कलम रोपण। इस विधि में क्या किया जाता है? पूरे पौधे को नहीं काटा जाता है। जैसे ये स्कंद वाला पौधा है, जड़युक्त है, और यहाँ पर जो इसका स्कंद है या इसका स्तंभ जो है, इस स्तंभ के एक साइड में यहाँ पर एक कट लगाया जाता है, लगभग टी आकार का कट लगता है और उस टी आकार के कट के अंदर एक कलम जो है, छाल युक्त कलम को यहाँ पर रोपित कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पर आपने क्या रोपित किया? बड या कलम जो है उसको यहाँ पर रोपित किया है। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? कलम रोपण या बड ग्राफ्टिंग कहेंगे। ये क्या है? मुकुट ग्राफ्टिंग, जिसके अंदर स्कंद और जो कलम है उसका आकार भिन्न भिन्न है, व्यास भिन्न भिन्न है। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कंद और कलम, कलम ऊपर का, स्कंद नीचे का, इनका आकार समान है, वी आकार का कट लगाया और इनको आपस में जोड़ दिया। यहाँ पर आपने देखा कि कलम के अंदर तो वेज के आकार का कट लगाया, जबकि स्कंद के अंदर वी आकार का कट लगाया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये विधि क्या कहलाएगी? आपकी बीज ग्राफ्टिंग या फज रोपण कहलाएगी। ये हुआ हमारा कायिक जनन कंप्लीट। अगला हम देखेंगे लैंगिक जनन, आवृत बीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिएगा, लैंगिक जनन जो शब्द है उसी से स्पष्ट है कि अब लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ने वाली है। का मतलब हुआ कि जननांगों की आवश्यकता पड़ने वाली। अब क्या होंगे? पौधे में जननांग विकसित होंगे और जनन क्रिया उन जननांगों के द्वारा संपन्न करवाई जाएगी। तो हम कहेंगे कि जीवों में होने वाला वह जनन जिसमें लैंगिक इकाइयां भाग लेती हो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। का मतलब हुआ कि उसके अंदर मादा तथा नर भाग लेंगे। साथ ही साथ क्या होगा? इस क्रिया के अंदर युग्मक निर्माण होगा। क्या होगा? युग्मक निर्माण होगा। मतलब ये कि नर भाग, पुष्प का नर भाग जो होगा उसके अंदर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा या नर युग्मक का निर्माण होगा। ऐसे ही मादा भाग जो होगा उसके अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? युग्मक निर्माण बोलेंगे। तो लैंगिक जनन के अंदर पहली शर्त क्या होगी? कि युग्मकों का निर्माण होगा। दूसरी शर्त, जब युग्मकों का निर्माण होगा तो इनके अंदर युग्मक संलयन भी होगा, जिसको हम कहेंगे निषेचन होगा। क्या होगा? निषेचन होगा। फर्टिलाइजेशन भी होगा। अब फर्टिलाइजेशन होगा कब? जब दोनों युग्मक आपस में मिलेंगे और युग्मकों को मिलना पड़ेगा। हम जानते हैं कि युग्मक अलग अलग जगहों पर बनते हैं। नर युग्मकोद्भिद की पूर्व कोशिका मतलब परागकण जो है वह लघु बीजाणुधानी के अंदर निर्मित होता है, जबकि
अंडाणु जो है वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर निर्मित होता है, मतलब अंडाशय के अंदर निर्मित बीजांड में निर्मित होता है। अब दोनों युग्मकों को आपस में मिलना पड़ेगा और मिलने की एक क्रिया है, उस क्रिया को हम बोलते हैं परागण। इस परागण की क्रिया के अंदर पराग कोश से पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं परागण, मतलब लैंगिक जनन के लिए परागण भी आवश्यक प्रोसेस है। अब परागण हुआ, निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? युग्मनज का, जाइगोट का निर्माण होगा। और यह जाइगोट जो है ये फिर से क्या निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब इस भ्रूण का निर्माण जो है वो एक प्रोसेस से हुआ, और वो प्रोसेस क्या है? युग्मक निर्माण। उसके बाद परागण हुआ, परागण के बाद निषेचन हुआ, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण हुआ, और वो युग्मनज परिवर्तित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। तो यह प्रोसेस जो है, यह प्रोसेस ही क्या कहलाती है? लैंगिक जनन कहलाती है। अब इतनी सारी क्रियाएं होने के लिए फूल के पास या पौधे के पास कोई ऐसी इकाई होनी चाहिए जिसके अंदर उसके नर तथा मादा जननांग उपस्थित होते हो। तो हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि तमाम आवृत्तिविधि पादपों में पुष्पन की क्रिया होती है। पुष्पन की क्रिया होती है मतलब उनके ऊपर पुष्प विकसित होते हैं, चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो। हमने यहाँ पर एक पौधा बनाया है और इस पौधे के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से पुष्पन की क्रिया होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्तियों का विकास हुआ, यहाँ पर इधर भी अभी तक पत्तियां लग रही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर पत्ती की जगह क्या लगना शुरू हो गया? पुष्प लगना शुरू हो गया। इधर भी क्या लगना शुरू हो गया? पुष्प लगना शुरू हो गया। जहां पत्तियां लग रही थी वहां पर पुष्प लगने शुरू हो गए, और ये शीर्षस्थ कलिका जो है अभी तक आगे की तरफ वृद्धि कर रही है। इस पौधे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यह आरोह तंत्र है, जिसको हम जड़ कहेंगे। तमाम जड़ें जो है वो मिलकर आरोह तंत्र कहलाती है। यह प्रहरोह तंत्र का पहला भाग, जिसको हम तना कह रहे हैं, यह क्या है? पत्ती है। यह ये पत्ती हो गई, यह पुष्प हो गया। और यहाँ पर तना जो है, इस तने के ऊपर पर्व तथा पर्व संधियां होती है। जहां जहां पर पर्व संधि होती है वहां से या तो पत्ती निकलती है या फिर शाखाएं निकलती है, कलिकाएं विकसित होती है जिनसे शाखाएं निकलती है। अब यहाँ तक पत्तियां लग रही थी, उसके बाद इसके अंदर रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण होने के बाद ये जो रूपांतरित प्रारोह है यह कहलाता है पुष्पावली वृंत। अब ये कायिक कलिका न होकर एक पुष्पीय कलिका है, जिसके ऊपर किसका निर्माण होगा? पुष्पों का निर्माण होगा। यह पुष्पावली वृंत है। और इस पुष्पावली वृंत की पर्व संधियों के ऊपर किसका निर्माण होगा? पुष्पों का निर्माण होगा। और पुष्प के पीछे का जो डंठल है वो कहलाता है पुष्प वृंत। क्या कहलाता है? पुष्प वृंत। इनके अंग्रेजी नाम जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं। पुष्पावली वृंत जो होता है उसको बोलते हैं पेडंकल। क्या बोलेंगे? पेडंकल। और यह जो पुष्प वृंत होता है इसको बोलते हैं पेडिकल। इसको बोलते हैं पेडिकल। पुष्प वृंत को बोला जाता है पेडिकल, और जो पुष्पावली वृंत होता है उसको बोलते हैं पेडेंकल। पुष्पावली वृंत के ऊपर अनेक पुष्प लग सकते हैं, जबकि पुष्प वृंत के ऊपर एक पुष्प लगता है। पुष्प वृंत का शीर्ष भाग जो है वह कुछ फूली हुई संरचना होती है, और इस फूली हुई संरचना को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन या थैलेमस बोलते हैं। इस थैलेमस के ऊपर किसका निर्माण होता है? पुष्प का निर्माण होता है। यह क्या होती है? एक फूली हुई संरचना होती है। ऐसे समझिएगा, पुष्प जो होता है इसकी परिभाषा में हम कहते हैं कि पुष्प एक रूपांतरित संघनित प्ररोह है। इसका मतलब ये हुआ कि प्ररोह तंत्र जो है इसके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो गया, संघनित हो गया। संघनित होने से उसकी जो पर्व संधियां हैं
वो बहुत ज्यादा पास पास में आ गई, और पास पास में आई हुई प्रत्येक पर्व संधि से किसका निर्माण होगा? अब पुष्प पत्रों का निर्माण होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पर्व संधि से पत्तियों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पत्तियां निर्मित न होकर किसका निर्माण होगा? कि पुष्प पत्रों का निर्माण होगा। और वो पुष्प पत्र कौन से होते हैं? जो पत्र पुष्प का निर्माण करते हैं या पुष्प के चक्र होते हैं, वही पत्र क्या कहलाते हैं? पुष्प पत्र कहलाते हैं। अब अगला हम देखते हैं इस पुष्प की सामान्य संरचना, कि पुष्प की एक सामान्य संरचना किस तरीके की होती है। पुष्प के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं उपस्थित होती है, इसके बारे में हम देखें तो हम देखेंगे कि इस तरीके से ये मैंने बना दिया है पुष्प वृंत, जिसको हमने अभी बोला पेडिकल। ये हो गया पुष्प वृंत। इस पुष्प वृंत का यह फूला हुआ भाग जो है, यह क्या कहलाएगा? अभी बोला हमने इसको पुष्पासन। अब देखिएगा इस पुष्पासन के ऊपर 4 प्रकार की पुष्प पर्णें व्यवस्थित रहती है। अब देखिएगा कौन कौन सी 4 प्रकार की पुष्प पर्णें व्यवस्थित रहती है। तो इनकी संरचना मैं जल्दी से बना देता हूं। इस तरीके से ये देखा हमने, एक बन गया, इसके दोनों तरफ इस तरीके से बना देते हैं। ये तीसरा पत्र बन गया और ये चौथा पत्र बन गया। ऐसा ही हम इधर ही भी बना देते हैं। ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे बाह्य चक्र जो है, यह बाह्य चक्र, इसको हम कहेंगे बाह्य दल पुंज। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज, कैलिक्स। क्या बोलेंगे? बाह्य दल पुंज या कैलिक्स। कैलिक्स जो होते हैं उसके अंदर पत्र एक या अधिक हो सकते हैं। सामान्यतः अधिक ही होते हैं, एक नहीं होता है। अब देखिएगा होता यह है कि वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिएगा बाह्य दल के अंदर उपस्थित जो इकाइयां होती है, इन इकाइयों को हम बोलते हैं बाह्य दल। मतलब बाह्य दल पुंज की एक इकाई क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में सेपल बोलते हैं। मतलब बाह्य दल की इकाई जो है वो क्या कहलाती है? सेपल कहलाती है। बाह्य दल पुंज की इकाई बाह्य दल या सेपल कहलाती है। ये सेपल जो है किसी पुष्प के अंदर आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं या किसी पुष्प के अंदर पृथक भी हो सकते हैं। इस आधार पर हम इस बाह्य दल पुंज को 2 ग्रुप में रखते हैं। एक होता है जिसके अंदर बाह्य दल आपस में जुड़े हुए हो, अर्थात संयुक्त बाह्य दली, और यदि आपस में जुड़े हुए नहीं है तो उसको हम कहते हैं पृथक बाह्य दली पुष्प। अब देखिएगा अगला चक्र जो होता है, यह चक्र जो है इसको हम कहते हैं दल पुंज। क्या बोलेंगे? दल पुंज। और दल पुंज की एक इकाई जो होती है उसको हम बोलते हैं दल। दल पुंज को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं कोरोला। क्या बोलेंगे? कोरोला। और दल को बोलते हैं पेटल। तो सामान्य सी बात हो गई कि कोरोला की एक इकाई क्या कहलाती है? पेटल कहलाती है। और यह पुष्प का वह भाग होता है जो पुष्प को रंगीन बनाता है, सुंदर बनाता है, आकर्षक बनाता है, और यह भाग मकरंद युक्त होता है। तो देखिएगा बाह्य दल जो है वो सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, इतने आकर्षक नहीं होते, जबकि दल पुंज जो होता है वो आकर्षक और रंगीन होता है। ये काम क्या करते हैं? बाह्य दल पुंज और दल पुंज दोनों मिलकर 2 काम करते हैं। पहला काम इनका होता है कि ये जनन अंगों अर्थात पुष्प के अंदर की जो चक्र है उन चक्रों की को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा इनका काम होता है कि ये परागण के लिए कीटों को या अन्य जीवों को आकर्षित करते हैं। तीसरी चीज, ये मकरंद युक्त होते हैं, जो कि मीठा पदार्थ जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए कीट दूर दूर से यहाँ तक पहुंचते हैं, और जिससे परागण की क्रिया में हेल्प मिलती है। ये कैसे मिलती है हम आगे और डिस्कस करेंगे। अगला जो चक्र है, ये चक्र क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। अंग्रेजी भाषा में पुमंग को बोला जाता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है इसकी एक इकाई जो होती है, एंड्रोसियम संख्या में अधिक होते हैं। सामान्यतः एंड्रोसियम की एक इकाई जो होती है उसको बोलते हैं स्टेमन, या अंग्रेजी भाषा में इसको हिंदी भाषा में इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे?
पुंकेसर। तो पुमंग की एक इकाई क्या कहलाएगी? हिंदी भाषा में बोले तो पुंकेसर, अंग्रेजी भाषा में बोले तो स्टेमन कहलाती है। और यह पुष्प का नर जननांग होता है, जिसके अंदर नर युग्मकोद्भिद का परागकण का निर्माण होगा, वही परागकण के पश्चात नर युग्मकोद्भिद में रूपांतरित हो जाएगा या उसका निर्माण करेगा। तो ये पुष्प का नर भाग हुआ, या किसी भी पौधे के में जनन क्रिया करने हेतु यह नर जननांग के रूप में उपयोग करता है, जिसका नाम रहता है पुमंग। दूसरा जो सबसे मध्य का भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को हम क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। क्या बोलेंगे? जायांग। और जायांग जो होता है, इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम। और ये गाइनोशियम जो होती है, इसकी एक इकाई जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्पल। या फिर इसको कहा जाता है अंडप। क्या बोलेंगे? अंडप कहा जाएगा। अब देखिए ना, ये पुंकेसर जो होता है, इसका एक और नाम रहता है जिसको हम कहते हैं लघु बीजाणु पर्ण। क्या बोलेंगे? लघु बीजाणु पर्ण। ठीक वैसे ही अंडप का जो दूसरा नाम रहता है उसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु पर्ण। ये होगी, इसको गुरु बीजाणु पर्ण कह लो, कार्पल कह लो या अंडप कह लो, एक ही बात है। ये गुरु बीजाणु पर्ण, अंडप या कार्पल आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? गाइनोशियम का निर्माण करती है। वही स्थिति जुड़े हुए हैं तो संयुक्त, और पृथक है तो वियुक्त या पृथक कहेंगे। पृथक अंडपी या वियुक्त अंडपी कह लो, या फिर जुड़े हुए तो आपस में उसको संयुक्त अंडपी कहा जाएगा। इसकी संरचना हम आगे फिर से देखने वाले हैं, क्योंकि जनन संरचना हमें पूरी पढ़नी। सामान्यतः अब तक हमारी ये बात हुई कि पुष्प के अंदर 4 चक्र उपस्थित होते हैं। पहला सबसे बाह्य चक्र जो होता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसकी एक इकाई जो होती है वो क्या होती है? उसको बाह्य दल या सेपल कहा जाता है। दूसरा जो चक्र होता है उसको हम क्या कहते हैं? दलपुंज कहते हैं। और दलपुंज की एक इकाई जो होती है उसको दल कहा जाता है या पेटल कहा जाता है। दलपुंज और बाह्य दलपुंज दोनों मिलकर पुष्प के सहायक चक्र कहलाते हैं, जो कि जनन क्रिया में परागण हेतु कीटों को आकर्षित करते हैं, साथ ही साथ तमाम जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में अंदर के जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जनन चक्र कहते हैं। और जनन चक्र के रूप में 2 इकाइयां या 2 पुष्प पत्र जो है वो काम करते हैं। पहला पुष्प पत्र जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं, जो कि नर जननांग के रूप में काम करता है। और दूसरा पुष्प पत्र जो होता है वो जायांग कहलाता है, गाइनोशियम, और यह मादा जननांग के रूप में कार्य करता है। तो ये हो गए जनन अंग और ये हो गए सहायक अंग। आगे हम देखते हैं जनन अंगों की सामान्य संरचना के बारे में, कि किस तरीके से पुमंग होता है और किस तरीके से जायांग होता है। हाँ, तो नेक्स्ट जो है वो हम देख पा रहे हैं कि 2 चित्र हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ का जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना किसकी है? केवल अंडप की है। किसकी है? अंडप की। अभी हमने देखा था कि जो जायांग है, उस जायांग के अंदर अंडकों की संख्या 1 अथवा अधिक हो सकती है। मान लेते हैं कि किसी जायांग के अंदर एक ही अंडक है, तो वह जायांग एक अंडपी जायांग कहलाता है। यदि जायांग के अंदर अंडक की संख्या 2 है तो वो द्विअंडपी, ऐसे ही 3 है तो त्रिअंडपी, 4 है तो चतुअंडपी, और बहुत अधिक है तो बहुअंडपी जायांग कहलाता है। लेकिन यदि हम केवल एक अंडप अर्थात इसको हमने अभी बोला था कार्पल, या फिर हम इसको कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु पर्ण, यदि इसकी बात करें तो यह 3 भाग में विभक्त होता है। गुरु बीजाणु पर्ण का सबसे शीर्षस्थ भाग जो होता है वह कुछ फूला हुआ होता है, और इस फूले हुए भाग को हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, या फिर वर्तिकाग्र बोलते हैं। जबकि दूसरा भाग जो होता है ये क्या कहलाता है? वर्तिका, या फिर इसको बोला जाता है स्टाइल। क्या बोला जाता है? स्टाइल। और तीसरे वाला जो भाग होता है वो सबसे आधारी भाग, उसको हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ये तीनों भाग किसके हो गए? एक अंडप के। किसके हो गए? अंडप के, या फिर कार्पल के कह लो या गुरु बीजाणु पर्ण के कह दो, ये तीनों एक ही चीज है। अब देखिएगा, इसके 3 भाग हुए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता है वो क्या है? अंडाशय। क्योंकि इस अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है?
बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है। इसके अंदर की हम संरचना आगे पढ़ने वाले हैं। तो इस बीजांड का निर्माण होता है और यही बीजांड जो है बाद में किस में रूपांतरित होता है? बीज में रूपांतरित होता है। और यह अंडा से जो होता है यह परिपक्व होकर फल में रूपांतरित होता है। इस तरफ यदि हम संरचना देखें तो ये संरचना जो हमें दिखाई दे रही है वो किसकी है? पुंकेसर की है। किसकी है? पुंकेसर की। या फिर हम इसको कहते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। या इसको बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण। लघु बीजाणु पर्ण। ये जो पुंकेसर है यह भी 3 भाग में विभक्त है। पुमंग की प्रत्येक इकाई जो है उसको हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर भी 3 भाग में विभक्त होता है। इसका शीर्षस्थ भाग जो है वो क्या कहलाता है? परागकोश या एंथर कहलाता है। ये नीचे का पूंछनुमा भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं? पुतंतु कहते हैं या फिलामेंटस बोलते हैं। और बीच का भाग जो कि पुतंतु को परागकोश से तथा परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़े रखने का काम करता है, इसको हम योजी या कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि पुंकेसर जो है वो 3 भाग में विभक्त है, परागकोश, योजी उत्तक तथा पुतंतु में। इसमें से जो परागकोश होता है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? लघु बीजाणु अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। सामान्य सी बात ये हुई। अब देखिएगा इसको लघु बीजाणु क्यों कह रहे हैं? आकार के अंदर यदि देखें तो इसके अंदर बनने वाले बीजाणु की अपेक्षा इसके अंदर बनने वाले बीजाणु का आकार जो होता है वो छोटा होता है। इस कारण इसको लघु बीजाणु कहते हैं। और इससे संबंधित तमाम संरचनाओं के आगे लघु शब्द यूज किया जाता है। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। इधर की सारी संरचनाएं क्योंकि इसके बीजाणु जो होता है वो आकार में उसकी अपेक्षाकृत बड़ा होता है, इस कारण इसको गुरु बीजाणु पर्ण, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु इत्यादि नामों से जाना जाता है। जबकि इधर के लघु बीजाणु के नाम से जाना जाता है या लघु बीजाणु पर्ण के रूप में या फिर लघु बीजाणु धानी के रूप में जाना जाता है। अब हमें आगे ये देखना है कि किस तरीके से यह प्रोसेस संपन्न होगी। अब देखिएगा इसके अंदर किस तरीके से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा, लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इसके अंदर किस तरीके से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। उसके बाद परागण किस तरीके से होगा, निषेचन किस तरीके से होगा, फिर संलयन किस तरीके से होगा। उससे भी पहले हमें एक चीज जाननी है और वो चीज ये जाननी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि पौधे के ऊपर हमने देखा कि पौधा वृद्धि कर रहा था, उसके ऊपर पत्तियां लग रही थी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उस पौधे के ऊपर क्या लगने शुरू हो गए? पुष्प लगने शुरू हो गए, पत्तियां गायब हो गई। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा अचानक क्यों हो गया? इसका भी कारण हम जानेंगे इससे आगे। पहले हम ये जानेंगे कि पौधे के ऊपर पुष्प लगा क्यों। सबसे पहले क्यों जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट जब तक हमारे पास में नहीं होता है, हम कहते हैं कि पुष्पीय पादपों के ऊपर पुष्प लगते हैं, लेकिन पुष्प लगते क्यों है इसका कारण हमें पता नहीं। तो पुष्प लगने का कारण भी हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में हम पुष्पों के अंदर की कहानी को पढ़ेंगे। अब जैसे परागकोश जो है इसका विकास किस तरीके से हुआ है, इन सारी संरचनाओं को पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इस परागकोश की आंतरिक संरचना कैसी है, उसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण कैसे होता है, मतलब परागकणों का निर्माण कैसे होता है, और किस तरीके से उन परागकणों से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और वह निषेचन करता है। और इस तरीके से बीज का विकास किस तरीके से होता है, ये सारी संरचनाएं जो है हम आगे पढ़ने वाले